MD कैट केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो है वो लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर मैंने दे दिया आपको। तो कल जो हमारा लेक्चर 2 था उसके अंदर मैंने आपको स्टेशोमेट्री बताया था डिटेल में काफ़ी, और आज और 2 टॉपिक इसके बचे हुए, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक परसेंटेज यील्ड है। तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 का इसको 2 टॉपिक करने के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यस इजी, मतलब कोई डेफिनेशन में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। देखो बच्चा, जो हमारे पास जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा होता है हमारा भाई प्रोडक्ट के अंदर। दिस इज़ हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं केमिस्ट्री में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स। एक को हम लोग कहते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरा हमारे पास कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं, एक लिमिटिंग होता है और एक एक्सेस होता है। ठीक है, अभी क्या डिफरेंस है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में समझते हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है रोकने वाला, लिमिटिंग मतलब जो किसी चीज़ को रोक दे, लिमिटिंग रोकने वाला। और एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा या इजाफी, जो चीज़ एक्स्ट्रा हो, तो वो हमारे पास कहलाता है एक्सेस। तो अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास होता है, लाइक अगर हम रिएक्शन करते हैं A + B और इस रिएक्शन से हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है C, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 रिएक्टेंट है A और B, तो इसमें से एक हमारे पास जैसे कि रिएक्टेंट होगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास होगा दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, एक लिमिटिंग होता है और एक एक्सेस होता है। अब होता क्या है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट, इसको इस एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कार की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगर हमारे पास 4 टायर्स होते हैं, इफ़ वी हैव 4 टायर्स प्लस और 2 हेडलाइट्स हैं। ठीक है, 4 टायर और 2 हेडलाइट अगर हम इनको मिलाते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है कि एक कार हमारे पास जो है वो तैयार हो जाती है। जैसे ये मैंने एक बेसिक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 4 टायर और 2 हेडलाइट से मिलकर एक कार बन जाती है। अब अगर मैं इसके अंदर इसके अमाउंट को चेंज कर दूँ, ठीक है, लाइक मैं हेडलाइट्स जो हैं वो मैं ले लूँ 10 हेडलाइट्स, 10 हेडलाइट्स ले लूँ और मैं 4 टायर के बजाय जो है मैं 40 टायर्स 40 टायर्स ले लूँ। अब इससे हमारे पास कितनी कार्स तैयार हो सकती हैं अगर हम इसे देखें। तो अब ये देखो, इससे 2 अलग अलग हमारे पास आंसर्स आएंगे। अगर हम टायर के हिसाब से बात करें, टायर के हिसाब की बात करेंगे तो फिर 10 कार्स हमारे पास तैयार हो सकती हैं, 10 कार हमारे पास बन सकती है, तो 10 कार्स। लेकिन अगर हम हेडलाइट्स के लिहाज से बात करें तो कितनी कार्स बन सकती हैं, ओनली देयर विल बी 5 कार्स। अब जाहिर सी बात है एट अ टाइम ये दोनों आंसर्स करेक्ट नहीं होंगे, तो एक करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा, एक एक्चुअल होगा हमारे पास जो रियल में वाकई में हो सकता है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक चीज़ देख लें तो हमें पता है कि अगर 40 टायर और 10 हेडलाइट लेंगे ना तो सिर्फ 5 ही कार्स एक्चुअल में बन सकेंगी, 10 कार नहीं बन सकेंगी, क्योंकि हेडलाइट ही ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। सिर्फ टायर से तो हम कार नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला आंसर हमारे पास 10 कार्स का आंसर करेक्ट नहीं होगा, ये 5 कार्स वाला आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है भाई, यहाँ पर दिस इज हेडलाइट लिमिटिंग है, और जो टायर्स है ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, तो 2 तरह के रिएक्टेंट्स हमारे पास आते हैं, एक लिमिटिंग होता है, एक एक्सेस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने एक बेसिक एक एग्जाम्पल की सूरत में आपको बताया। अब हम इसकी प्रॉपर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम इसमें, जैसे मैं पहले बताता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन तो हमारे पास ये होगी कि द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लीस्ट amount of
प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो सबसे कम अमाउंट प्रोडक्ट की बनाता है उसे कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर हेडलाइट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, द रिएक्टेंट विच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाता है, जो पहले फिनिश हो जाता है, यूज़ अप हो जाता है, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। एक और बात हम ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर्म्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनने वाला है ये आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है, कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं बताता। क्योंकि जैसे एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो रिएक्शन हमारा बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो दूसरा रिएक्टेंट इजाफी बच जाता है जो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन। अब हम आते हैं एक्सेस रिएक्टेंट में। एक्सेस रिएक्टेंट में अब एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, इसका रिवर्स, इसका उलट है। जो ज़्यादा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उसे कहा जाता है एक्सेस रिएक्टेंट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज यूज्ड अप लेटर इन अ रिएक्शन। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो बाद में ख़त्म होता है किसी भी रिएक्शन में, जो बचा रह जाता है, तो उसको हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं, जो एंड में बचा रह गया, इजाफी रह गया। और याद रखिएगा कि एक्सेस रिएक्टेंट डज नॉट फॉर्म एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपका है वो कभी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं बनाता, वो कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं बनाता, लिमिटिंग बनाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब इससे क्या एमसीक्यूज़ हमारे पास बन सकते हैं भाई, कुछ तो डेफिनेशन वाइज हमारे पास चीज़ें पता लग जाएंगी क्या चीज़ है। अब हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं कि क्या एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं। डेफिनेशन को अगर हटा दें, डेफिनेशन को हटाकर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इस रिएक्शन में बताएं कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जैसे कि 10 moles of hydrogen reacts with 10 moles of oxygen, H2 plus O2 रिएक्शन करके बना H2O, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इससे, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर 2 लग जाएगा। Which is the limiting reactant, which is the limiting reactant। और 2 ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, जैसे A में हम H2 ले लेते हैं, B में हम O2 ले लेते हैं, C में हम ले लेते हैं बोथ, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि एक रिएक्शन है जिसमें 10 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन 10 मोल ऑक्सीजन से हो रहा है। अब बताइए इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब इसके लिए सिंपल एक मेथडोलॉजी होती है इसको सॉल्व करने के लिमिटिंग रिएक्टेंट को, बहुत आसान तरीका है। जितने भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं ना, आप इसको मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो सबसे पहले तो। जैसे कि यहाँ पर H2 है ना हमारे पास, अब H2 के लिए बात करेंगे तो H2 के गिवन नंबर ऑफ मोल्स 10 है और हमारे पास जो इक्वेशन में है वो कितना है भाई 2 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 10 है और 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा मोल रेशो, और इसका 10 आएगा। तो जिसका मोल रेशो हमारे पास जो है मिनिमम आएगा ना, वो असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो चूँकि ये मिनिमम आ रहा है तो हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन टिक हो जाएगा, समझ गए। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट को चेक करने का कि हाइड्रोजन इसमें पहले यूज़ अप हो जाएगा बनिस्बत ऑक्सीजन के। क्लियर है?
लिख लें इसको। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 हमारे पास है, देखते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब देखो समटाइम ऐसा होता है कि आपको मासेस में गिवन होता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। ठीक है, तो मास को पहले मोल बनाना पड़ेगा, देन आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो 24 ग्राम है, तो ये कार्बन का हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 24 डिवाइड बाई 12, दिस विल बी 2 मोल्स। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, दिस विल बी 128 डिवाइड बाय 32, 9 4 मोल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब हम मोल रेशोज निकालेंगे तो कार्बन का कितना निकल जाएगा, तो जो गिवन है 2, इसको डिवाइड बाय 1, ठीक है ना, 2 से 1। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना निकल जाएगा, दिस इज 4 डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो कार्बन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 में मैंने ये बताना चाहा आपको कि अगर इफ़ द मासेस आर गिवन टू यू, सो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू मोल्स, देन वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट ईजिली। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ द LR। अब सेम है कि मोल्स दिए हमें और लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की बात करें, दिस विल भी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, 2 मोल्स डिवाइड बाय 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है मोल रेशो। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो दिस विल बी 6 डिवाइड बाय 3, कितना आ रहा है ये 2। तो उसका मतलब ये दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। जब हम रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन दोनों एक साथ यूज़ अप हो जाएंगे और कोई भी एक्सेस रिएक्टेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बोथ का ऑप्शन आपका लग जाए अगर दोनों का मोल रेशो सेम आ रहा हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देख लें। 32 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है 256 ग्राम ऑक्सीजन से। अच्छा, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पूछ रहे, इसमें पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड उसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, उनके मासेस गिवन है ना, तो फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। तो इसमें हमें पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर हम मास निकालना पड़ेगा या अमाउंट निकालना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का। ठीक है, तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर लेते हैं और उसमें भी पहले मास से पहले मोल, 3 स्टेप मतलब इस सवाल के अंदर होगा, तो काफ़ी लॉन्ग ये MCQs है। तो सबसे पहले तो मोल हम मालूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइक CH4, तो ये हो जाएगा हमारा 32 डिवाइड बाय 16, तो ये 2 आ जाएगा, दिस विल बी 2 मोल्स। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे, दिस विल बी 256 डिवाइडेड बाय 32 टू द 64, 60 बिल्कुल। यहाँ हमने ऑक्सीजन गैस के ना मोल गलत निकाले हैं, ये O2 से होगा ना, 2O2 से थोड़ी ना होगा, 32 से होगा। यस, अभी 8 आ जाएगा हमारा, 8 आ रहा था, यस यहाँ गलती कर दी ना। तो यहाँ पर ये 8 अपॉन, अब ये 8 अपॉन हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये 88 ग्राम आंसर आएगा मीथेन से जो हम निकालेंगे। ठीक है ना भाई, तो इसलिए मैंने सोचा सवाल मैंने दिया ही ऐसा था जिसमें एक लिमिट आएंगे, भाई मैं परेशान हो रहा 2 लिमिटिंग कैसे हो गया सर, उसी से मालूम कर, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट तो उसी से आएगा ना भाई। तो जो हाइपोथेटिकल अमाउंट आएगा ऑक्सीजन से, जो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुका होगा, रिएक्शन पहले ही स्टॉप हो चुका होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट हम परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज यील्ड, अब ये क्या होती है, जरा इसको समझते हैं परसेंटेज यील्ड को। देखो यील्ड किसे कहा जाता है, पहली चीज़ तो ये समझें, यील्ड वाई साइलेंट होता है, इसमें से ईस्ट में जैसे वाई साइलेंट होता है वैसे यील्ड में वाई साइलेंट होता है, तो इसको यील्ड पढ़ेंगे। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, पैदावार या प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट होता है उसी को हम यील्ड कहते हैं, पैदावार। यील्ड प्रोडक्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, और एक हमारे पास दूसरा कहलाता है दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। इसी अच्छा एक्चुअल यील्ड को ही हम लोग जो है वो एक और नाम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। अब क्या डिफरेंस है इस दोनों में कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या फ़र्क है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि थ्योरेटिकल यील्ड,
थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है, अगर आप उसको स्टेशियोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करके अगर आप बता रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द यील्ड कैलकुलेटेड with the help of stoichiometry is called theoretical yield। तो अगर आप स्टेशियोमेट्री की मदद से यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस यील्ड इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली आप हाइपोथेटिकली आप इसको मालूम कर ले रहे हैं, उसका हाइपोथेटिकल यील्ड भी कह सकते हैं या थ्योरेटिकल यील्ड कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आप स्टेशियोमेट्री से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने अभी किया है, कल भी कर रहे थे हम, काफ़ी सारी चीज़ों के अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे प्रोडक्ट की, तो वो एक्चुअल यील्ड कहलाता है, वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड ये किसे कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी द यील्ड कैलकुलेटेड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो यील्ड जो हम एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करते हैं, मीन्स कॉपी कलम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में लैब में खड़े होकर हम वो रिएक्शन खुद कराते हैं, और उससे जो यील्ड हमारे पास आएगा वो एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कहलाएगा। तो ये बहुत आसान सा फ़र्क है इन दोनों में। अब एक्चुअल यील्ड के बारे में एक जो मेन बात याद रखनी है, बहुत ज़रूरी बात, वो ये है कि एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये याद रखने की बात है, एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। जब आप थ्योरेटिकली जब हम थ्योरेटिकली किसी चीज़ को बताते हैं ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा करके हम बता देते हैं। जैसे सेकेंडरी का पेपर दे दिया आपने, अब आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने नंबर आपके आएंगे, तो आप थ्योरेटिकली आप बता देते हो सर 80 तक समथिंग आएगा, 85 तक सर आ जाएगा, और आपको पता आता कभी इतना है नहीं। ठीक है, जितना आप बताते उससे कम ही आता है। तो थ्योरेटिकली तो आप बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम या थोड़ा कम होगी, 1% तो डाउन होती ही होती है। कभी किसी को 5-5, 10-10 डाउन होती है एक्सपेक्टेशन से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गई हो, कि 85 बोला और 86 आ गई हो, कभी ऐसा नहीं हो, हमेशा कम ही होता है। 9 क्लास ऐसे ही चल रहा। तो इसी तरह से जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? रीज़न यही होता है कि जब हम थ्योरेटिकल यील्ड, जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब हम स्टेशियोमेट्री को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम तमाम तरह के साइड रिएक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। हम फर्स्ट करते हैं साइड रिएक्शन हो ही नहीं रहा, बस ये रिएक्टेंट है और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट डूइंग एनी मोर रिएक्शंस। लेकिन जब हम रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अब जो रिएक्शन चल रहा है उसमें रिएक्टेंट ना सिर्फ उसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि मल्टीपल और रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। वो रिएक्टेंट वो एयर से भी रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन से भी कर रहा है, मॉइस्चर से भी कर रहा है, बहुत चीज़ों से रिएक्शन करके वो जो अमाउंट है ना प्रोडक्ट का, वो उतना नहीं बन पा रहा, चूँकि रिएक्टेंट बाकी रिएक्शंस में भी इस्तेमाल हो जा रहा है, तो थोड़ा सा उससे कम ही बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही आएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़्यादा आ जाए, एक्चुअल यील्ड कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकती, हमेशा कम आएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रही है तो मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है, मतलब ज़्यादा आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब कितना परसेंट हमने, अब थ्योरेटिकल यील्ड कुछ है, एक्चुअल यील्ड कुछ, वैसे थ्योरेटिकल यील्ड आ रही है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और आपने 90 ग्राम एक्चुअल यील्ड आ गई, 10 ग्राम ज़ाया हो गया, मतलब 10 ग्राम साइड रिएक्शंस में निकल गया कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब आपने 90% जो प्रोडक्ट है वो तो हासिल कर लिया, 90% यील्ड तो आपको मिल गया। ये कहलाता है परसेंटेज यील्ड, कि थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में आपको एक्चुअल यील्ड कितना परसेंट मिला है, उसको कहता है परसेंटेज यील्ड। तो वो एक अलग चीज़ है, अब उसके हेडिंग डाल देते हैं परसेंटेज यील्ड। अब आएगा परसेंटेज यील्ड, अब समझ में आएगा अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली तो परसेंटेज यील्ड तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन? परसेंटेज ऑफ एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड के रिस्पेक्ट से आपको कितना परसेंट एक्चुअल यील्ड हासिल हुआ है,
उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है। अब इसको एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, परसेंटेज का बहुत मशहूर फार्मूला है कि परसेंटेज यील्ड हमेशा बराबर किसकी होगा, ये बराबर होगा एक्चुअल यील्ड, मतलब प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड एंड व्हाई द परसेंटेज यील्ड्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो द रिएक्शन विथ मोर परसेंटेज यील्ड इज एफिशिएंट। याद रखिएगा कि जिस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आती है, मतलब वो मेथड जिसका परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आ रहा हो, वो इंडस्ट्री के लिए एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें लॉस कम से कम हो रहा होता है। इसलिए हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है, प्रॉफिट लॉस वगैरह के चक्कर में, ठीक है। इसलिए परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट किया जाता है और फार्मूला ये होता है सिंपल। अब मैं इसके MCQs में आपको बता देता हूँ। In a reaction, 22 gram of carbon dioxide gas is formed by the combustion of 24 gram of कार्बन। फाइंड परसेंटेज यील्ड। कह रहे रिएक्शन में हमने 24 ग्राम, अच्छा रिएक्शन भी लिख देता हूँ, C+O2 CO2 सिंपल रिएक्शन है। एक रिएक्शन में हमने क्या किया कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, 24 ग्राम कार्बन की कंबस्टन से परसेंटेज यील्ड बताइए इस रिएक्शन का कितना होगा। तो बेटा ये जो 24 ग्राम कार्बन आपको दिया गया तो रिएक्टेंट है, और ये जो 22 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया तो गिवन कर दिया गया, तो ये आपका जो है ना वो आपका एक्चुअल यील्ड है या प्रैक्टिकल यील्ड है जिसको हम कह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें डायरेक्ट परसेंटेज यील्ड नहीं आ सकती, आपको सबसे पहले इसमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम वर्क करेंगे, 2 स्टेप में होगा। तो जब हम इसके थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 24 ग्राम से आपके पास 88 ग्राम बनेगा। डायरेक्ट बना दे रहे हैं, डबल का रिलेशन है, 88 बन गया, ठीक है मैडम। अब आ जाते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। परसेंटेज यील्ड के लिए क्या है, सबसे पहले ऊपर एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड आई है 22 ग्राम, जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितना आ रहा है 88 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना आ गया 25%। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कि 25% हमारे पास यील्ड हमारे पास हासिल हो रहा है। मतलब चूँकि 88 बनना चाहिए था 88 ग्राम, लेकिन सिर्फ 22 ग्राम बन रहा है, तो सिर्फ 25% हमारे पास जो मतलब थ्योरेटिकल यील्ड के लिहाज से 25% हमें एक्चुअल यील्ड हासिल हो रहा है। हमारी बात, तो उसमें हमेशा 2 स्टेप लगेगा। सब पहले स्टेप में तो आपको लाजमी थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है, देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन इन रिएक्शन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो पहले तो थ्योरेटिकल यील्ड आप मालूम कर लेंगे। 28 ग्राम से हमारे पास बन रहा है 34 ग्राम, सो 56 ग्राम से हमारे पास बनेगा 68 ग्राम। डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये हमारा आ गया TY थ्योरेटिकल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए दिस विल बी 56, एक्चुअल यील्ड हमारे पास दिस विल बी 17/68 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये वो 17 4 68 है, तो ये 1/4 हो गया, तो ये दिस विल बी 25%। अगेन आंसर यहाँ पर सेम 40-50 कैसे आ गया आपका, आपने कैलकुलेशन गलत किया यहाँ पर। ओके ठीक है, इसी तरह होल नंबर में ही आते हैं ना, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना पड़े, ईजिली हो जाता है। ग्राम की जगह मोल गिवन हो सकता है, वैसे परसेंटेज यील्ड के सवाल में मोल नहीं गिवन होता, मास से ही आ रहा होता है, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आ भी गया तो कन्वर्ट कर सकते हैं, आया नहीं आज तक, आ सकता है क्या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो,
आ तो हो भी सकता है, ठीक है। मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम, मास, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इतने देर से हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगरचे नाम कितना आसान वो है कि इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं है केमिस्ट्री के, बहुत एडवांस चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़े। इंट्रोडक्शन होता तो एटम, मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ते हैं ना, कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और ये सब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये सारे हमारे पास समझ जाओ कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, ये उसकी इंट्रोडक्शन है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं केमिस्ट्री में, उसकी इंट्रोडक्शन है। सही है, ठीक है। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं।